नाउ स्टार्ट। चैप्टर नंबर 7 बताइए आपको। हम आधे सिलेबस कवर कर लिया हम लोगों ने, आधे सिलेबस तक पहुंच गए आप लोग। ये जो आज का चैप्टर है इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, तो मैं पूछने का काम ज्यादा करूंगा आप लोगों से, ठीक है। इंटरनेट क्या था, कैसे स्टार्ट होता है, उससे पहले कंप्यूटर क्या था, इसको लॉक कर दे बेटी, जो आएगा वो बाहर बैठेगा। टाइम ओवर। तो हमने ये पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इनपुट क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनेट क्या होता है, शुरुआत कैसे हुई थी, इंटरनेट का उपयोग क्या है, बैंकिंग उपयोग क्या है और अन्य यूज क्या है। अब है हमारा स्मार्टफोन, जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। उसके साथ और हमारा कंप्यूटर के साथ आप काम कैसे करते हैं, स्मार्टफोन और कंप्यूटर के साथ आप काम कैसे करते हैं। मोबाइल प्रौद्योगिकी ने हमारे काम करने का एक तरीका बदल दिया है और क्रांतिकारी परिवर्तन किए, यानी कि बैक टू बैक चेंजेस किए हैं। मोबाइल प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण लोग अब हमेशा जुड़े रहते हैं, किससे, एक दूसरे से, कहीं पर भी कभी भी कार्य कर सकते हैं। लोग अब मोबाइल के माध्यम से चाहे दिन हो या रात कार्य को एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं और परस्पर सहयोग भी करते रहते हैं। इस अध्याय में हम मोबाइल के उपकरण क्या क्या है वो पढ़ेंगे, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो पढ़ेंगे, मोबाइल के एप्स कौन से हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर कौन से जिसके अंदर आप काम करते हैं वो पढ़ेंगे, और राजस्थान के नागरिकों के लिए कुछ उपयोगी ऐप है की चर्चा भी इस अध्याय में हम करेंगे। पहला है हमारा हैंडहेल्ड डिवाइस के प्रकार, हाथ से चलाए जाने वाले उपकरण। मोबाइल जो होता है वो हमारा हाथ से चलाए जाने वाला उपकरण है, ठीक है, हथेली पे रख के चलाया जाता है, इसलिए उसको पाम टॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिस पे आप रोज काम करते हैं। एक होता है नोटबुक कंप्यूटर जिसे हम लैपटॉप कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार की बात करूं तो हमारा एक तो डेस्कटॉप होता है जिसमें आप रोज काम करते हैं, ये सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्योंकि डेस्क यानी कि टेबल पे रख के आप काम करते हैं। इसके बाद है आपका लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर को क्या बोलते हैं आप, नोटबुक भी बोलते हैं। नोटबुक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नोटबुक के जैसे बंद भी हो जाता है ऐसे और खुल भी जाता है, ठीक है। एक होता है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर क्या होता है, जो हथेली में रख के चला जाता है, जैसे जिसे आप मोबाइल बोलते हैं। तो ये हमारे मोबाइल के प्रकार है, ठीक है। इसमें हमने बहुत कुछ सीख लिया। पहला हैंडहेल्ड डिवाइस, यानी हाथ से चलाए जाने वाले उपकरण में है मोबाइल। एक हाथ पे चलाया जाता है, कभी आपने टेबल पे रख के चलाया क्या, नहीं, ठीक है, आप हाथ में कहीं पर भी खड़े खड़े चला लेते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर या मोबाइल कंप्यूटर। हाथ से चलाए जाने वाले में पहला है आपका फीचर फोन। फीचर फोन यानी कि इस पे लिखा है मैंने, फीचर फोन वो होता है जो कीपैड वाला जो मोबाइल होता है उसको फीचर फोन बोलते हैं। एक होता है स्मार्टफोन और एक होता है फीचर फोन, ठीक है। फीचर फोन वो होता है जिसमें कीपैड आता है, आपको काम करने के लिए नंबर का उपयोग करना पड़ता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, हार्ड रहता है। जबकि स्मार्टफोन में ऐसा नहीं, उसमें एक स्मार्ट बोर्ड आता है जिसके थ्रू आप काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्मार्टफोन या एंड्रॉइड फोन, ठीक है। अगला है आपका टेबलेट। टेबलेट हमारा स्मार्टफोन से बड़ा होता है। एंड्रॉइड क्यों बोला मैंने, क्यों एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज किया जाता है इसलिए। टेबलेट इन दोनों से थोड़ा बड़ा होता है, स्क्रीन थोड़ा बड़ा आता है और इसमें आप स्क्रीन के थ्रू काम करते हैं, स्क्रीन के थ्रू काम करते हैं, उसमें ग्राफिक्स बने होते हैं, तो उसके अंदर आप काम करते हैं टेबलेट को, ठीक है। टेबलेट लाइए तो किधर है। और एक होता है फेबलेट। टेबलेट, ये टेबलेट, अब ये जो आपका स्मार्टफोन होगा उससे थोड़ा बड़ा होगा। ये तो स्मार्टफोन के जैसे ही, जैसा आप उसमें सिम लगता है इसमें भी सिम लगेगा आपका, जैसा स्मार्टफोन में सिम लगता है ना, और बात करने के लिए इसमें भी सिम लगेगा, बात कर सकते हैं उस जिस प्रकार से उसमें सारे ऐप यूज करते हैं उसमें भी कर सकते हैं। ये बड़े आकार में दिखता है, ये थोड़ा नोटबुक जितना बड़ा होता है इसलिए इसको नोटबुक के बराबर मानते हैं, ठीक है। और एक होता है फेबलेट, उसको ऐसा तिरछा मापा जाए ना, तिरछा, तो इससे थोड़ा वो छोटा होता है। फेबलेट एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे तिरछा मापा जाए तो स्क्रीन का आकार 4 से 7 इंच का होता है, यानी कि इससे थोड़ा छोटा, हल्का सा छोटा होता है। तो लगभग लगभग ये दोनों ही बराबर मिलेंगे, सॉफ्टवेयर का अंदर होता है अंदर। तो ये हाथ से चलाए जाने वाले उपकरणों में कौन कौन से है, 4। फीचर फोन कीपैड वाला, स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन
और टेबलेट से थोड़ा होता है फेबलेट। दोनों में लगभग आकार दोनों का बराबर होता है, सॉफ्टवेयर का थोड़ा अंतर होता है, इसमें थोड़ा इस ऊपर लेवल का होता है, इसमें थोड़ा नीचे लेवल का होता है बस। ठीक है, तो ये था हमारे हैंडहेल्ड के प्रकार, हाथ से चलाए जाने वाले उपकरण, ये आप लोगों ने चलाए। उसके बाद दूसरा है हमारा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो पूरे मोबाइल को ऑपरेट करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं तो अपन ने पढ़ा था डोज और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। उसी प्रकार से हमारे मोबाइल को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न है एंड्रॉइड, एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एप्पल iOS। ठीक है, अगर कंप्यूटर में लगता है तो उसको मैक बोलते हैं, जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है, और मोबाइल में यूज किया जाता है उसको iOS बोलते हैं। और एक विंडोज भी होता है जो हमारे जैसा लैपटॉप और आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, उसी प्रकार से इसमें भी विंडोज वाला फोन आता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते, नीचे फोटो दिखा रखा है, एप्पल कंपनी का लोगो है, ये वायरस के जैसे एंड्रॉइड का लोगो है, और विंडोज का ऐसे 4 डॉट बने आते हैं, उसको विंडोज का लोगो बोलते हैं। ये हमारे कंप्यूटर में भी आता है और ये हमारे मोबाइल में भी यूज किया जाता है। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मोबाइल ओएस भी कहा जाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, पीडिया, टैबलेट, कंप्यूटर या अन्य हैंडहेल्ड डिवाइस जैसे कि मोबाइल उपकरणों पर विशेष रूप से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। दुनिया के 90 से ज्यादा प्रतिशत फोन के अंदर एंड्रॉइड ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये किसी भी मोबाइल के अंदर सेट हो जाता है, जैसे आपका रियलमी का हो, ओप्पो का हो, और सैमसंग का हो, और भी कोई वीवो का हो, तो उसमें आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलेगा, क्योंकि इस पे बनाए गए जो मोबाइल है वो हमारे सस्ते होते हैं, ये महंगे होते हैं, क्योंकि इनका बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसको नहीं बेचता है, दूसरी कंपनी को नहीं बेचता, ये अपने ही डिवाइस में लगाता है। ठीक है, ना डेल को बेचता है ना किसी और को। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स कर्नल पर बना ये ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने बनाया है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया है, अंडरलाइन कर लेना, गूगल ने, कंपटीशन में भी आपके काम आता है। ठीक है, गूगल कंपनी किधर की है, अमेरिका की। ठीक है, यहूदी लोग उसको चलाते हैं, इजराइल वाले लोग, इसलिए इजराइल सबसे पावरफुल देश है, छोटा सा है लेकिन सबसे पावरफुल देश माना जाता है। गूगल को भी वो चलाते हैं, इसमें जितने भी फीचर्स बन के आते हैं उसको भी वही ऑपरेट करते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। छोटा सा है लेकिन बड़ा ताकतवर है, इसलिए इस पर कोई हमला नहीं करता। गूगल कंपनी ने बनाया, जो कि बहुत ही से मोबाइल उपकरणों में चलता हुआ आपको मिल जाता है। गेट कौन बंद करेगा भाई, एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग, ओपन सोर्स का मतलब हुआ किसी भी मोबाइल के अंदर ये सेट हो जाता है, किसी मोबाइल में आप यूज कर सकते हो, ओपन सोर्स है, जिसे प्रोग्राम अपनी सुविधा के अनुसार बदल भी सकते हैं, यानी कि उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने वीवो का फोन लिया तो जब भी स्टार्ट होता है तो वीवो का नाम आता है, आपने सैमसंग का फोन लिया तो सैमसंग का नाम आता है, ना कि एंड्रॉइड लिखा हुआ आता है, क्योंकि वो यूजर अपने हिसाब से अपनी कंपनी का नाम लगा लेता है, जबकि एप्पल में ऐसा नहीं होता है, एप्पल में उसी कंपनी का नाम आएगा, क्योंकि उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। एंड्रॉइड वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के अंदर। गूगल ने एस्ट्रो नाम से सितंबर 2008 में पहली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज की थी, उसके बाद में उसके वर्जन चेंज होते गए, आज बहुत सारे वर्जन मार्केट में आ गए। कुछ समय के बाद अगले अपग्रेड संस्करण बेंडर, ठीक है, कपकेक भी जारी किया। इसके बाद बैक टू बैक उसने अपने अपने नए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी करता गया, जो कि खाने पीने की चीजों के आधार पर रखा हुआ है कि लोगों को जल्दी याद हो जाए। ठीक है, सबसे नवीनतम संस्करण एंड्रॉइड का कौन सा है, नोगेट 7.0, ये आपके सिलेबस में, लेकिन मेरे हिसाब से एंड्रॉइड का 16 वर्जन आ गया मार्केट में, पहले 15 था, अभी 16 लॉन्च कर दिया एंड्रॉइड ने ना, तो होता ना आपका मोबाइल अपडेट मांग लेता है, ठीक है, तो उसमें वर्जन चेंज होते रहते हैं। 16 आ गया है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा है, 7.2 नोगेट। फिर है आपका एप्पल iOS। एप्पल के जितने भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है या टेबलेट है या फेबलेट है, तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एप्पल कंपनी का ही होता है, उसको बोलते हैं एप्पल iOS। ठीक है, ये एप्पल कंपनी का ही होता है, उसमें ही डाला जाता है, किसी और को ये सेल नहीं करते, इसलिए एप्पल कंपनी के डिवाइस महंगे होते हैं। एप्पल iOS मल्टीटच का मतलब 2-3 टच एक साथ कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग का मतलब 2-3 काम एक साथ कर सकते हैं, गाने भी चल रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ मैसेज भी टाइप कर रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम है, जो कि एप्पल के आईफोन, आईपैड, आईपॉड को चलाता है। सॉफ्टवेयर का एक विशेष संस्करण है जो एप्पल वॉच को भी संचालित करता है। एप्पल कंपनी की घड़ियां भी आती, वॉच भी आती, उसके अंदर भी एप्पल कंपनी का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता
है। एप्पल आईओएस को तीसरे पक्ष के सिस्टम उपयोग करने की इजाजत नहीं है। किसी अन्य को वो बेचते नहीं है, ना ही कोई अन्य उसका उपयोग करता है। अगर करता पाया गया तो वो उल्टा उसको केस कर लेते हैं। इसलिए आप केवल एप्पल द्वारा बनाए गए उत्पादों पर ही इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसलिए उसको आप हैक नहीं कर सकते, कोई किसी से उससे डाटा चुरा नहीं सकता, क्योंकि खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए आप केवल एप्पल द्वारा बनाए गए उत्पादों को सक्षम है। ये इंटरनेट उपयोग के लिए सफारी वेब ब्राउजर पर आता है। मैंने ब्राउजर के नाम लिखाए थे, एप्पल सफारी, वो एप्पल कंपनी का बनाया हुआ। थोड़ा सा जगह दो भाई, इधर आ जा बेटा। संगीत चलाने के लिए एक आईपॉड अनुप्रयोग और आपके ईमेल के प्रबंधन के लिए एप्पल का प्रयोग करता है। तो ये एप्पल कंपनी का आईपॉड। दो चीजें पढ़ ली हमने। हैंडल डिवाइस क्या होता है? हाथ से चलाए जाने वाले जो उपकरण होते हैं उनको हैंडल डिवाइस कहते हैं। 4 है आपके सिलेबस में, वो नाम याद रखना। और मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम 3 है, तीनों के आपको नाम याद रखना। इसको सिलेबस से हटा दिया, पहले था ये। जो जितने भी फोन है उसमें आजकल विंडोज भी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे तो उसको विंडोज फोन कहते हैं, जो मोबाइल कंप्यूटर में भी यूज आता है इसलिए इसको विंडोज कहते हैं। मोबाइल में यूज आता है इसलिए इसको विंडोज फोन कहते हैं। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर स्मार्टफोन अगर आपके पास में है तो आप गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि प्ले स्टोर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट कैसे करेंगे? अपना जीमेल अकाउंट जोड़ दो, वो एक्टिवेट हो गया। इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन करना, यानी कि कॉन्फ़िगर करना, एक्टिवेट करना। लिखा भी है शायद मैंने कहीं यहाँ पे, स्मार्टफोन पर जीमेल एक्टिवेट करना गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना कहलाता है। प्ले स्टोर पे जाके जब भी नया फोन खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट ऐड करना पड़ता, बना है तो ठीक है, नहीं तो आपको बना के ऐड करना पड़ता है। उसको बोलते हैं गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना। फिर वहां से आप कोई भी प्ले स्टोर से क्या करते हैं, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे गेमिंग हो चाहे अन्य ऐप, ठीक है। तो एक बार इसका फोटो दे दिया गया कि ये कौन से प्रकार का ऐप है और नाम ऑप्शन में आ गया, तो फोटो से बच्चों ने पहचान लिया। आजकल नहीं दिया जाता इसका सीधा सीधा, क्योंकि सारे बच्चे जानते हैं। फिर है आपके एंड्रॉइड फोन पर एक ऐप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना। कैसे करेंगे? प्ले स्टोर पे गए, जितने भी ऐप आपको दिख रहे हैं, जो भी चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा। वो धीरे धीरे इंस्टॉल होकर सी ड्राइव में जाके आपके मोबाइल में स्टोर हो जाता है। आप इसे उसी प्रकार से आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं, जिस प्रकार से उसने आपने उसको डाउनलोड करा यानी कि इंस्टॉल करा। उसके ऊपर बटन थोड़ा दबाए रखिए, अनइंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, परमानेंटली अनइंस्टॉल हो जाता है। तीसरा एक और आता है डिसेबल और अनेबल। डिसेबल का मतलब वो इंस्टॉल तो होगा लेकिन वो काम नहीं करेगा, उस पर डिसेबल अनेबल का ऑप्शन आता है। अनेबल का मतलब आप उसको अनेबल कर सकते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। इंस्टॉल का मतलब अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना, और लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल से वापस हटाना अनइंस्टॉल कहलाता है। ये प्रक्रिया कंप्यूटर मोबाइल में सेम रहती है, ठीक है। और ये भी सेम रहता है डिसेबल अनेबल। आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि इंस्टॉल तो रहेगा लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, और अनेबल करोगे तो वापस उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे वालों को ऐसा लगेगा आपके फोन नहीं लग रहा, आपका फोन बंद है अगर आपने कॉलिंग ऐप डिसेबल कर दिया तो। ऐप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना या उसको खोलना, कैसे? प्ले स्टोर पर जाके आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे आपके कैटेगरी वाइज आपके आइकन आ जाते हैं, यानी कि आपके जितने भी ऐप है वो आ जाते हैं। आपने कहा गेमिंग तो गेमिंग वाला आएंगे, आपने कहा मैसेंजर तो मैसेंजर वाले आएंगे, और भी कोई प्रकार के आपने चूज करा तो वो प्रकार के आ जाते हैं। उसको बोलते हैं ऐप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, यानी कि प्ले स्टोर पर कैटेगरी के आधार पर ऐप को खोल के देखना, ठीक है। फिर आपका मोबाइल स्पेसिफिक जांचना और आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन करना, यानी कि सॉफ्टवेयर की जांच भी आप यहां से कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? हैंडल डिवाइस मोबाइल के जो हाथ से चलाए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए काम आते हैं, प्ले स्टोर को कॉन्फ़िगर करना यानी कि एक्टिवेट करना, उसके बाद में सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं और डिसेबल अनेबल कर सकते हैं। फिर है आपका मोबाइल स्पेसिफिकेशन जांचना और आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन भी करना, यानी कि हमारे मोबाइल के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर की जांच चाहिए तो हम कोडिंग से कर सकते हैं। आप सेटिंग ऐप पे जाए मोबाइल के अंदर, अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए अबाउट फोन पे क्लिक करते हैं। आप अपने फोन के बारे में रैम, प्रोसेसर का मतलब सीपीयू, ठीक है, प्रोसेसर स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेशन, फोन पहचान विवरण, नेटवर्क विवरण आदि पा सकते हैं। ऐसे कई उपयोगी मोबाइल गुप्त कोड है जो इन विवरणों को प्राप्त करने के लिए डायल किया जाता है। जैसे आपको सॉफ्टवेयर की स्पीड देखना हो, रैम प्रोसेसर की साइज स्पीड देखना हो, तो आप कुछ कोड लगा कर भी देख सकते हैं। नीचे कोडिंग दे रखा है, ये कोड हमेशा आरएसटी में पूछा जाता है। पहला वाला *#1 2 3 4#, क्या काम आता है?
SW वर्जन PDA CSC मॉडेम को देखने के लिए कौन सा कोड डाला जाएगा? *#1234#, इसको अंडरलाइन कर लेना, अक्सर ये पूछा जाता। बाकी आप अपने मोबाइल में यूज करके देख लेना, आपको याद हो जाएगा। तो मोबाइल की जो स्थिति है, सॉफ्टवेयर स्थिति, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। दो मोबाइलों के बीच में फाइल को साझा करने के लिए आपके सिलेबस में दे रखा शेयर इट, ये एक ऐप है जिसके द्वारा आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा को शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर इट दो या दो से अधिक मोबाइल डिवाइसों के बीच में फाइल को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन में से एक है। कुछ वर्षों पहले लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल दो उपकरणों के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया करते थे, लेकिन ब्लूटूथ की ट्रांसफर दर धीमी थी, इसलिए लोगों को डाटा ट्रांसफर करने में किस समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अब शेयरिट विकसित किया गया है जो हमें दूसरे अनुप्रयोगों की अपेक्षा फास्ट ट्रांसफर दर फाइलों को ट्रांसफर करने की इजाजत देता है। ब्लूटूथ से भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, आपका फोटो हो गया, आपका वीडियो हो गया, या और भी कोई चीज इधर से उधर भेजना हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसकी जगह अब शेयरिट एक ऐप बनाया कंपनी ने, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मोबाइल में शेयरिट ऐप होना चाहिए, फिर फाइल इधर से उधर भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल जितने भी मोबाइल आते हैं, मैंने देखा है कि उनमें खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा डाटा इधर से उधर भेजा जाता है। जैसे सैमसंग ने अपना अलग बना रखा, वीवो ने अलग बना रखा। बाकी ये पब्लिक सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड करके दो मोबाइल के बीच में फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। मिलेगा कहाँ इंस्टॉल करने के लिए? प्ले स्टोर पे। देखो अब शेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी ऐप है उस जो भेजना चाहते हैं फाइल फोटो, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो शेयर इट जो ऐप है वो खुल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। या फिर दोनों डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, सेंड और रिसीव का, ठीक है। सेंड अगर आप भेज रहे हो तो सेंड वाला ऑप्शन यूज करेंगे, अगर कोई और भेज रहा है आपको मोबाइल से तो आपको रिसीव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके जो फाइल है दोनों मोबाइल के बीच में ट्रांसफर हो जाती है। दोनों मोबाइल के बीच अंदर आपको ये ऐप होना चाहिए। जैसे ये मोबाइल है, इसके अंदर भी होगा, और एक मोबाइल ये है, इसके अंदर भी होगा। फिर आप इधर से फाइल इधर भेज सकते हैं, इधर से फाइल आप इधर भेज सकते हैं। इस ऐप के ये ऐप आपके इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आए RCT में तो आपको रिप्लाई करना है कि दो मोबाइलों के बीच में फाइल को साझा करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ब्लूटूथ का, हाँ। शेयरिट का, हाँ। दोनों का, हाँ। तो आपके सिलेबस में पूछा, अंदर देख ढंग से पढ़ा होता आपने। रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का उपयोग कर सकते हैं आप स्मार्टफोन के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास में स्मार्टफोन है तो अब अगर हमें जैसे अजमेर जाना है, कहीं और जगह जाना है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो कोई आगे वाला लोकेशन भेजता तो उसके अकॉर्डिंग चले जाते हैं, ठीक है। नहीं होता तो गूगल पे सर्च करके चले जाते हैं। गूगल मैप एक सुविधाजनक, विश्वसनीय, उपयोगी ऐप है, उपयोगी उपकरण है जो कि रास्ता खोजने के लिए काम आता है, जो उपयोगकर्ता को एक स्थान से किसी चुने गए गंतव्य के लिए रास्ता खोजने के लिए त्वरित और आसान बना देता है, ठीक है। एक रास्ता खोजने के लिए उस जगह का नाम लिखना पड़ेगा, जैसा कि फोटो में दे रखा है। आपके गूगल मैप पे जाएंगे और जैसे अजमेर जाना है, अजमेर बस स्टैंड जाना, तो आपको अजमेर बस स्टैंड लिखना पड़ेगा। फिर वो बता देगा कि अजमेर कहाँ कहाँ होके जाएंगे। बस से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, प्लेन से जाओगे तो कितना समय, बाइक से जाओगे तो कितना समय, और पैदल जाओगे तो कितना समय लगेगा। ये सारी आ जाता है। अगर मोबाइल ही नहीं होता है, इंटरनेट ही नहीं होता, लोकेशन वाला ऐप भी नहीं होता, तो आपको अजमेर कोई गया तो उससे पूछना पड़ेगा, भाई साहब कितना समय लगता है, यही पूछना पड़ेगा। अपन तो गए नहीं कभी, मान लो, तो उसी से पूछेगा जो गया, ठीक है। तो वो प्रॉपर बता पाया नहीं पाए, कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो पैदल गया तो उसको पैदल का समय बता पाएगा, वो प्लेन से गया तो प्लेन का समय, ये सारी चीजें एक साथ आपको बता देता है। ये फायदा है, ठीक है। तो आप यार ऑप्शन डालेंगे आपको मिल जाएगा। साथ ही आजकल आपको दिशाएं भी बताता है। जैसे मेरे को यहाँ से जाके मेरे को बस स्टैंड जाना है ब्यावर के, तो जैसे सिटी सिनेमा वहां गया वो कहेगा टर्न राइट, और कितना मीटर दूर है वो भी बताएगा, है ना। तो आवाज भी आती है आजकल, तो दिशाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्शन भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ब्राउजर सूची में मार्ग का चयन करें, फिर दिशाओं को देखने के लिए डिटेल ऑप्शन का उपयोग करके आप दिशाएं देख सकते हैं, कौन कौन सी दिशा में जा सकते हैं, इस जगह पे जाने के लिए कौन कौन सी दिशाएं, डायरेक्शन का उपयोग आप कर सकते हैं। मोबाइल आपके लिए इच्छित मार्ग के लिए स्टार्ट नेविगेशन का मतलब होता है पॉइंट दिखाता है कि कहाँ कहाँ मुड़ना है, कहाँ से जाना है, वो सारा हमारे को मोबाइल के थ्रू भी ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा बताता है कि गाड़ी से जाओगे तो कितना समय, सार्वजनिक वाहन से जाओगे तो कितना समय, पैदल जाओगे तो कितना, साइकिल से जाओगे तो कितना, और विमान से जाओगे तो कितना, समय बताएगा, और फिर आप उसके हिसाब से रेट भी तय कर सकते हैं।
तो ये सारी सुविधाएं हैं हमारे को जो कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा सेटिंग पैनल का उपयोग करना। हमारे सबके मोबाइल के अंदर सेटिंग पैनल एक ऑप्शन होता है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। क्या क्या उपयोग है वहां पे देखिएगा। पहला है ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ को एक्टिवेट करने के बाद 2 फाइलों को इधर से उधर आप भेज सकते हैं। ब्लूटूथ एक राजा का नाम था, उसकी नगरी का नाम था, तो वो डाटा फाइल भेजने के लिए इंसान को भेजने के बजाय पत्र भेजता था, तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया ब्लूटूथ। उड़ा के भेज देता था, वहां पहुंच जाए, इसलिए इसका नाम दे दिया गया आपका ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ फिक्स्ड मोबाइल डिवाइस से छोटी दूरी पर डेटा शेयरिंग करने के लिए वायरलेस तकनीक मानक है। बातें हो गई हो तो चुप हो जाए। एक तो लेट आते हो और फिर बातें करते हो। कल से अगर आप 10 मिनट लेट आए तो हम गेट बंद कर लेंगे, आप फिर नीचे बैठना, नीचे मेरी आवाज सुनना। हम फ्री थोड़ी है कि भाई आप लोगों के लिए भाई आप आओगे तब ही पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को चिंता होनी चाहिए कि हमें 10 मिनट पहले जाना चाहिए। मैं 10 मिनट लेट हो गया तो चलेगा, है कि नहीं? तब तो 10 फोन कर लेते, सर आप आई नहीं आई नहीं आई नहीं। और आप लोग लेट आए तो मैंने फोन कराया क्या? और समय पर आते नहीं हो, आने के बाद आपको व्यवस्था नहीं बैठती, आने के बाद बातें करते हो आप लोग। भाई आरएसएटी में पास आपको होना है, दूसरे सेंटर पे जाओगे तो बुक पकड़ा ली जाती, पढ़ना आपको है, पास आपको होना है। हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे, पढ़ा रहे, समय निकाल रहे, सारी व्यवस्था ही आप लोगों को दे रहे, फिर भी आप लोग ढंग से नहीं पढ़ते। और मार्क्स देखो तो आपके कितने कितने आए, देखो आप उसमें 70 में से 70 किसी भी बच्चे को आए हो अभी तक तो बताओ मेरे को। 4-5 चैप्टर का टेस्ट ले मैंने। आने के बाद बातें करते लेट आते, आराम से आते। बस से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो तो जल्दी निकलो, पहले आओ। हम भी तो आते हैं। चैप्टर पूरा खत्म हो गया, बातें कर रहे हो, अभी मैं पूछूंगा, देख आंसर नहीं आना है। जीपीएस ग्लोबल, इसका आरएससीटी में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ग्लोब के ऊपर, ग्लोब यानी कि पृथ्वी के ऊपर आप कहां पर स्थित है वो इस ऑप्शन के द्वारा आपको ट्रैक कर लिया जाता है। अगर आपके मोबाइल में जीपीएस चालू है, लोकेशन चालू है, तो आपको ग्लोब के द्वारा आगे वाला ट्रेस कर सकता है। जैसे कि पुलिस वाला करता है ना, तो उसके पास हमारी लोकेशन होती है, हमारा मोबाइल के आईएमई नंबर होते हैं, तो उससे हमारे को ट्रेस कर लिया जाता है। उसी प्रकार से इसका पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, यानी कि ग्लोब के ऊपर आपका डिवाइस एट ए टाइम में कहां पर है वो आपको वहां से ट्रेस कर लिया जाता है। आपके फोन पर लोकेशन जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सर्विस कई चीजों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें यह पता लगाना है कि आप एक मैप पर कहां हैं। नेविगेशन शामिल है, यानी कि रास्ता, यानी कि चिन्ह भी बताए जाते हैं। नेविगेट यानी कि तीर के निशान भी होते हैं। आपको नेविगेशन ऐप का उपयोग करने के लिए सेटिंग ऑप्शन पर जाना पड़ता है। लोकेशन ऑब्लिक स्थान या जीपीएस सर्विस चालू करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आपका जो फोन है वो लोकेशन में आ जाता है। फिर है मोबाइल डेटा। मोबाइल के अंदर आपके रिचार्ज है, इंटरनेट चलता है, लेकिन ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपका बंद है, यानी कि ये डिवाइस आपका बंद है, तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ऐसा 2 तीर आते हैं ना, जो ग्रीन, 2 बार, एक बार क्लिक करोगे तो ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब आपका इंटरनेट ऑन है। इसको बोलते हैं मोबाइल डेटा, ठीक है। इंटरनेट ऑन ऑफ नहीं बोले, आज के बाद आप मोबाइल उसको बोले और मोबाइल डेटा, तो आपको याद हो जाएगा। जब तक आप इसको अपनी भाषा में नहीं लेंगे यूज करना, सारी चीजें याद नहीं होगी कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर इंसान से थोड़ा परे है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी परे है। मोबाइल डेटा एक ऐसी सुविधा है जो आपको वायरलेस नेटवर्किंग यानी कि वाईफाई की अनुपस्थिति में आपके सेल ऑपरेटर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन सेवाएं प्रदान करता है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, आपके पास मोबाइल है, सिम है, रिचार्ज है, तो आप इसका उपयोग करके आपके मोबाइल में इंटरनेट चला सकते हैं बिना किसी वाईफाई के। इसे सक्रिय करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके अपने सेल फोन के अंदर, यानी कि फोन के अंदर सिम ऑपरेटर से डेटा पैक की सदस्यता ली गई, यानी कि आपका रिचार्ज है कि नहीं है, रिचार्ज करा हुआ है कि नहीं। आप सेटिंग ऐप पर जाए, इसे चालू करके मोबाइल डेटा सेवाओं का उपयोग शुरू कर सकते हैं। चालू करने के बाद आप नेविगेशन बार में एक प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं, ये वाला, और कि आप इंटरनेट से कनेक्ट है, अपने मोबाइल डेटा सफलतापूर्वक सक्षम है, यानी कि अनेबल है, यानी कि एक्टिवेट है, तो आप मोबाइल का अंदर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस क्या आंसर दोगे बताओ? कल ना क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर तक आए ना सीधे सीधे। कह रहा हूं बातें कर रहे हो, आप लोगों को याद कुछ नहीं है, पढ़ते तो नहीं। जो मैंने कहा जितने क्वेश्चन पेपर दिए मैंने 5-7, आपने पढ़े ही नहीं आप लोगों ने। अभी देखना कितने कितने नंबर आएंगे। तो ये पढ़ा करो नहीं, ये पहले ही बता दिया मैंने, पहले ही लिख के दिया बोर्ड पे। आप लोग उस चीज को कभी देखते ही नहीं है। सर ही पढ़ाएंगे, सर की जिम्मेदारी है, पास होना ही मेरा है, सर्टिफिकेट मेरे को मिलेगा, मेरे ही काम आएगा, आप लोगों को काम थोड़ी ना आएगा।
वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जिसका उपयोग आप अपने मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना होगा मोबाइल के अंदर और वाईफाई चालू करके इस सेवा को सक्षम करना पड़ेगा, यानी कि अनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर मेरा वाईफाई ऑन है तो आगे वाले का क्या ऑन होना चाहिए? हॉटस्पॉट। तो मेरा इंटरनेट जाएगा कि मेरे पास आएगा? आएगा, है ना। उसका इंटरनेट में यूज कर सकता हूँ। सिस्टम तब सभी सुविधाएं वाईफाई नेटवर्क कनेक्शन दिखाएगा। उस नेटवर्क का चयन करें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। अगर ये एक सुरक्षित वाईफाई कनेक्शन है तो आप स्वचालित रूप से किसी भी बिना किसी और कार्यवाही की आवश्यकता के आप इसे जुड़ सकते हैं, लेकिन एक सुरक्षित कनेक्शन के लिए आपको सही पासवर्ड दर्ज करना होगा, यानी कि आगे वाले का पासवर्ड हमें चाहिएगा। एक बार जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका फोन स्वतः विवरण को याद रखता है ताकि आप भविष्य में पासवर्ड को फिर से दर्ज न करें और आप सीमा में हो और आपका वाईफाई चालू हो तो आप कनेक्ट हो जाते हैं। एक बार आपने एक्टिवेट कर लिया, पासवर्ड डाल दे तो हमेशा चालू रहता है। ठीक है। अगर वाईफाई आप किसी का यूज करें, हॉटस्पॉट किसी को दे रहे हो ना, तो याद रखना आपका डाटा आगे वाला एक्सेस कर सकता है या हम उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं, चाहे उसका फोटो हो, वीडियो हो, उसके कॉन्टेक्ट नंबर हो, उसके फोन में जो जो चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। आना चाहिए बस, है ना। ये हम नहीं सिखाएंगे, कारण इसके पीछे का क्योंकि ये चोरी का काम है। एक स्क्रीन पर लॉक सेट करना। ठीक है। अब हमारे ये सेटिंग पैनल के उपयोग है। क्वेश्चन आ गया आपका कि सेटिंग पैनल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? 3 यहां से दे दिया, कोई एक यहां से दे दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मेरी गारंटी, जबकि आप मोबाइल यूज करते हैं। ये सारी चीजें सेटिंग पैनल के अंदर का आती है। फिर है आपका एक स्क्रीन पर लॉक सेट करना। किसके अंदर? स्मार्टफोन के अंदर। कौन कौन से तरीके? बिना पीछे देखे बताओ। पैटर्न और पिन और है पैटर्न, पिन और पासवर्ड। पिन और पासवर्ड में क्या फर्क है? ठीक है। अगला मेरे फेस और नहीं, और बस स्वाइप। सबसे पहले नया मोबाइल आया तो तुम्हें कोई पासवर्ड नहीं होता, तो फिर यूज करते हो ना आप लोग, फिर आंसर क्यों नहीं आया? बता ना। क्योंकि आप लोग उसको जज नहीं करते। पीछे देखो, कोई नहीं यानी कि नन। एक स्वाइप होता है, पैटर्न होता है, पिन होता है, पासवर्ड होता है। इन सारे विकल्प से आप मोबाइल के अंदर लॉक लगा सकते हो, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोग यूज करते हैं रोज। मोबाइल हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करना। अगर मेरे अंदर डेटा है हमारे मोबाइल में तो आप किसी को दे सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट आपको अपने वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है ताकि वे इंटरनेट एक्सेस कर सके। डिवाइस अपने वाईफाई सुविधा का उपयोग करके अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हैं। जब वे जुड़े हुए हो तो आपके द्वारा मासिक डेटा योजना के अनुसार उपयोग में किए जाने वाले किसी भी डेटा के लिए शुल्क लिया जाएगा। आप इसे एनेबल करने के लिए सेटिंग मोड पे जाए, वायरलेस नेटवर्क पे जाए, ठीक है, थ्रेटनिंग पे जाए और पोर्टेबल हॉटस्पॉट मेन्यू पे विकल्प पे जाके आप कनेक्ट दे सकते हैं अपना डेटा और अपना पासवर्ड उसको बता सकते हैं। फिर वो वाईफाई ऑन करके यूज कर सकता है। ठीक है। ये तो रही मोबाइल की बात। अब हमारे कुछ नागरिकों के लिए कुछ उपयोगी ऐप है जिसके बारे में शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज जानकारी हो जाएगी। पहला है उमंग ऐप। ये भारत सरकार का बनाया हुआ ऐप है जिसमें वो सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं जो आप यूज करते हैं। जैसे कि आपका गैस का कनेक्शन है, आपको यहाँ से वो करना, बुक करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। डिजी लॉकर का उपयोग कर सकते हैं। आपके और भी कोई जो डॉक्यूमेंट आप यूज करते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उमंग, पूरा नाम याद रखना इसका, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग का पूरा नाम को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना, ये लास्ट बार से जोड़ा गया, इसलिए इसके आरएसटी में आने के चांसेस मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़ जाते हैं क्योंकि पहले नहीं था हमारे सिलेबस में। उमंग को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया। इसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं आपको प्रदान करना है। जो भी प्राइवेट या सरकारी जो सेवाएं है वो आपको इसका ऑप्शन इस ऐप के द्वारा आपको प्रदान की जाती है। ये एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है जहां नागरिकों को एक से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐप इंस्टॉल करनी होती है। उमंग का उद्देश्य भारत में मोबाइल प्रशासन को तेज करना है। उमंग ऐप को इंस्टॉल कैसे करें? आप प्ले स्टोर पे जाए और आप इसका इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला सीधा सीधा तरीका, ठीक है। नहीं तो आधिकारिक कोई से भी आप लिंक आप किसी ने भेजा है तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन करके, या फिर कुछ नंबर दे रखे इस पे मिस कॉल करके भी आप इसका लिंक ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। उमंग ऐप पर स्टोर कैसे करेंगे? जिस प्रकार से सारे ऐप को आप एक्टिवेट करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। ये पूछेगा आपका नाम, मोबाइल नंबर, OTP वो डाल दीजिएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा।
उमंग ऐप में लॉगिन करने के बाद क्या किस प्रकार का इंटरफेस आएगा, पेज नंबर 79 पे दे रखा ऐसा आएगा। अब ये सारे के सारे पोर्टल, सारे के सारे ऐप, पोर्टल जो मोबाइल सॉरी लैपटॉप और आपके डेस्कटॉप पे खुलेगा उसको पोर्टल कहा जाएगा, मोबाइल के अंदर खुल रहा है तो उसको ऐप कहा जाएगा। तो ये सारी चीजें हम आपको तीनों में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आपको ईपीएफओ यानी कि आपका पीएफ कटता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, ठीक है। और पहला है आपका इनकम टैक्स भरना है, दिया है, लिया है, और आपका स्टेटस देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट का ऐप। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इतनी सारी सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे डिजी लॉकर हो गया, फलाना हो गया, ये सारा। फिर है इसके अंदर आप एम आधार ऐप, ठीक है। अगर सबका आधार कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड की वेबसाइट का नाम क्या है, उदय, उसके ऊपर जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल के अंदर। फिर इसके अंदर अपना आधार अनेबल कर सकते हैं, आपको बायोमेट्रिक लगाना है कि नहीं लगाना है, एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अपना एड्रेस देख सकते हैं, जीमेल देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ये सारा काम आप खुद घर बैठे बैठे कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं एम आधार ऐप से। एम आधार एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन है, आधिकारिक यानी कि उदय द्वारा जारी किया गया एप्लीकेशन है, जिसे उदय द्वारा विकसित किया गया है। एम आधार ऐप के द्वारा आधार कार्ड होल्डर्स और उनके फोटोग्राफ, डेमोग्राफिक डेटा को स्मार्टफोन पर एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि पूरा अपना आधार कार्ड खुल जाता है। उसके बाद जो भी आपको देखना आप देख सकते हैं, आपका फोटो ये वो सारा, और कुछ हद तक उसमें चेंजेस भी किया जा सकता है, ठीक है। आप करके देखना, आपको याद रहेगा। आधार नंबर को एम आधार ऐप से लिंक करने के चरण, ठीक है। आपके जो मोबाइल नंबर है आप उसमें घर बैठे बैठे लिंक करने का कोशिश कर सकते हैं, यानी कि लिंक कर सकते हैं। पहले पुराना जुड़ा हुआ होना चाहिए ना, ओटीपी आएगा, चेंज हो जाएगा। फिर है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर से क्या होगा, ये भी एक ऐप है। डिजी लॉकर के जरिए भारत ने कागज रहित शासन की ओर कदम बढ़ा लिए, यानी कि जैसे हमारे सारे डॉक्यूमेंट हमारा ऑफलाइन होते हैं, फिजिकल हाथ में होते हैं, वो नहीं करके आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या बनता है हमारा, जन्म प्रमाण पत्र, पैदा तो हुए सब, हाँ। उसके बाद क्या बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 10वीं की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट, कॉलेज कर ली तो कॉलेज की मार्कशीट, और कोई डिप्लोमा कर रखा जैसे आरईसीटी है, आईटी है तो उसके मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो, ठीक है। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वहां पे आप अपलोड करके रख सकते हैं, या फिर उसका नंबर डाल के वहां से एक्सेस भी कर सकते हैं। 2014 के बाद जितनी भी आपकी मार्कशीट है, कॉलेज की हो, स्कूल की हो, सारी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आपका आरईसीटी के एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट जारी हो जाएगा 45 दिन के बाद, आरईसीटी का रिजल्ट 45 दिन के बाद आएगा, ध्यान रखना ना। आंसर की आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर, ठीक है। रिजल्ट जारी होने के बाद में डिजी लॉकर से जब तक सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं आए, ठीक है, तो मेरे को फोन करके आप परेशान नहीं करें, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। वो सर्टिफिकेट वैसा का वैसा होगा जो सब मेरे पास आएगा, क्योंकि अभी तक अगस्त वालों को सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं आया, क्योंकि वर्धमान अभी एग्जाम ले रहा कॉलेज के, तो उसने जारी नहीं करा तो जयपुर नहीं गया, जयपुर नहीं गया तो इधर नहीं आया, पूरा राजस्थान में अपने। तो आप 45 दिन के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 2-4 महीने बाद सर्टिफिकेट मेरे पास आता है, फिर आप लेंगे। उससे पहले आपको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट के बाद। हाँ। जो लोगों को, संस्थानों को अपने सभी कानूनी दस्तावेजों को जारी करने, प्रमाणित करने, संग्रहित करने, प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा दस्तावेजों को स्वतः जारीकरण होता है। उपयोगकर्ता को इन्हें साझा करने से पहले दस्तावेजों पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने की सुविधा होती है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किस एक्ट के तहत राजस्थान सरकार ने जारी किया है, कल पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर किस कानून के तहत राजस्थान सरकार ने हमारे को मान्यता दी है? हो गया ना डब्बा गोल? क्या पढ़ा फिर अपन लोगों ने कल खाया वही याद नहीं, आप लोगों को कल पढ़ा वही याद नहीं है, पहले चैप्टर की क्या आशा करें हम? तो सीधी बात है, आप मेरे से 30 नंबर की आशा नहीं करें, जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरे को रिप्लाई करा है, ठीक है। आईटी एक्ट 2000 है ना, आईटी एक्ट 2000 के तहत हमारे को ये कहा गया है जो भी डिजिटल हस्ताक्षर है वो राजस्थान में मान्यता प्राप्त है। आगे वापस आएगा, ये डिस्क्राइब करेंगे बड़े लेवल पे। जिससे कागजी कार्यवाही को जमा कराने की आवश्यकता समाप्त कर ली गई है। आपको कोई पुलिस वाला रोक लेता है, आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप डिजी लॉकर से निकाल के अपने दिखा सकते हैं, लेकिन बना हुआ होना होगा तभी आप दिखा पाएंगे, ठीक है। आपको किसी ने कहा है कि मेरे को 10th की मार्कशीट दिखाओ आपकी, तो आपको वहां से दिखा देनी, क्योंकि वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। उसको एक्टिवेट करके रखे, ये काम का है,
जो आपके इंपॉर्टेंट है ये आप अपने उसके अंदर मोबाइल के अंदर रखोगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, याद करने की आवश्यकता नहीं, कॉम्पिटिशन में ऑटोमेटिक आप आंसर दे सकते हैं। फिर डाउनलोड करने के बाद में आप डिजी लॉकर को एक्टिवेट करेंगे, पासवर्ड डाल के, मोबाइल नंबर डाल के। फिर एक्टिवेट होने के बाद में ऐसा आएगा जैसे आप आधार कार्ड जारी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं। हाल ही के आधार कार्ड का खुद का अपना ऐप बनाया हुआ है, या आप डिजी लॉकर से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और उसके अलावा ये सारे NIS बोर्ड से मार्कशीट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और भी 10वीं 12वीं का जो एग्जाम आपने दिए वो डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट आने से पहले नहीं, तो यहाँ पे हाथों हाथ अपलोड कर लिया जाता है। फिर है आपका NDLF, ये क्या होता है? NDLF नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। इसका उद्देश्य मेटा डेटा को कलेक्ट और तुलना करना है। कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी फुल टेक्स्ट इंडेक्स उपलब्ध कराता है। लाइब्रेरी क्या होता है? जहाँ पे ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं आपको अवेलेबल होगी, वहां पे घर बैठे बैठे आप पढ़ सकते हैं। ये भारत सरकार की एक पहल है, ठीक है। NDLF इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में इसका पहला इंटरफेस आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। चाहे पे कोई टॉपिक सर्च करना हो, ठीक है, फाइल कोई देखनी हो और उसको डाउनलोड भी करना हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एक बार करके देखना, करके देखोगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने प्रोसेस सारा करा तो वो याद है, ठीक है। अब आपको ये थोड़ी ना कि मैंने कहा भाई मोबाइल नंबर किसे डायल करता, आपको पता है, आंख बंद करके भी आप कर लोगे, क्योंकि रोज करते हैं, ठीक है। ऐसा अन्य लोकप्रिय ऐप है हमारे जो सिलेबस में है, पहला है व्हाट्सएप है, दूसरा फाइल मैनेजर, एक प्रकार का ऐप है। व्हाट्सएप आप अच्छे से जानते हैं, एक प्रकार का मैसेंजर है, ना कि सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी है? फेसबुक था, दूसरा ट्विटर, तीसरा हैशटैग, जिसका एग्जांपल एक फेसबुक है, ठीक है। तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये हमारे व्हाट्सएप एक प्रकार का मैसेंजर है, सिर्फ मैसेज होता है, यहाँ से सोशल एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि सोशल लोगों से आप डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते। फाइल मैनेजर एक डेस्कटॉप की तुलना में एक मोबाइल डिवाइस आमतौर पर विभिन्न प्रकार की फाइलों को प्रबंधित करने की अनुमति क्षमता आपकी क्षमता को सीमित करता है। मोबाइल उपकरणों पर आप फाइल को आसानी से डुप्लीकेट स्थानांतरित कर सकते हैं। फाइल मैनेजर एक जगह है जहाँ पे आप जितने भी आपकी वीडियोज है, फोटोज है, फोल्डर के रूप में स्टोर होते हैं। फिर वहां से आप इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, किसी को सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप SD कार्ड भी ऐड होता है, उसमें भी आप फाइल इधर से इधर भेज सकते हो। नीचे दिख रखा है, इतनी सारी विशेषता है, इतने सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आगे है आपका चैप्टर कंप्लीट। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, मेरे को पूछना आज तो बहुत कुछ। इनमें से कौन सा मोबाइल OS नहीं है? लाइनेक्स क्या है? फिर नहीं है तो आप लोगों ने बोला, जो तो किताब वाला ने लिख दिया। अब बताओ फिर क्या है? पढ़ा था ना अपन ने, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? सभी। पैटर्न भी है, पिन भी है, पासवर्ड भी है। नवीनतम लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है सिलेबस के अकॉर्डिंग? 12.0, जबकि अभी 16 आ गया है ना। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी को निशुल्क मोबाइल OS उपलब्ध कराता है? एंड्रॉइड, किसी भी मोबाइल में आपको मिल जाएगा। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती है? वाईफाई, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट। मेरा मोबाइल ऑफ करना भैया।